अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जी चलिए ओके, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। और यहां से साथियों क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पैराग्राफ है। पैराग्राफ उर्दू में पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, फिर पैराग्राफ, तब आपका आसानी से हल होगा। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नजर आते हैं? केले के दरख्त, नारियल के दरख्त, सेब के दरख्त, आम के दरख्त। तो देखते हैं, रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। क्या चीज के दरख्त नजर आते हैं? नारियल के दरख्त नजर आते हैं। तो केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नजर आते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारियल के दरख्त। केरला का खास त्योहार कौन सा है? पोंगल, दशहरा, ओनम और क्रिसमस। तो देखते हैं पैराग्राफ जहां से आपने छोड़ा उससे आगे पढ़िए। केरला के माना नारियल का घर है, यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा जी। और यहां के जबान मलयालम है। कथकली यहां का मशहूर नाच है और ओनम यहां का खास त्योहार है। ईबीएस में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। यहां का साथियों कथकली यहां की नाच है और ओनम यहां का क्या है? खास त्योहार है। तो क्या होगा आपका? केरला का खास त्योहार कौन सा है? तो ओनम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरला में ज्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी, मैदानी, पथरीला और बंजर। तो देखिए जहां से आपने पैराग्राफ छोड़ा उससे आगे, जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश केरला में ही होती है। यहां का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है यहां का इलाका। तो केरला का ज्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी। तो 123 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। 124 में, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नजर आते हैं? टिड्डियों के झुंड, बंदरों के झुंड, हाथियों के झुंड और हिरणों के झुंड। तो देखते हैं पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नजर आते हैं। क्या आते हैं? हाथियों के झुंड नजर आते हैं। नहीं तो अब आपका हो गया, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नजर आते हैं? टिड्डियों के गलत, बंदरों के गलत, हाथियों के झुंड नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? जी रोजवुड और सागवान, शीशम और सागवान, पाम और खजूर, चीटर और सफेद के। तो जहां से पैराग्राफ हमने छोड़ा उससे आगे हम पढ़ेंगे जी। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नजर आते हैं। इनमें रोजवुड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोजवुड और सागवान के। तो केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? रोजवुड और सागवान। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सरहद की जमा है सरहदें, सरहद और सराहदों और सराहदें। सरहद की जमा क्या होगी? 126 नंबर क्वेश्चन। तो सरहद की जमा है सरहदें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 127 में, खास का मुतजाद क्या होगा? उल्टा, आम, मामूली, मखसूस और खासियत। तो खास का मुतजाद उल्टा होता है आम। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल। तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। कर्नाटक और
तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। मैप में आपने पढ़ा होगा जी, मैप में आपने पढ़ा होगा साथियों, ऐसे जी इंडिया का जो मैप है, केरला यहां पर है नहीं, और तमिलनाडु आपका यहां पर है नहीं, और कर्नाटक आपका यहां पर है जी, आपने पढ़ा होगा। तो रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती है? इधर जो ये वाला जो है वो क्या है आपका? कर्नाटक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता? सूखी जमीन पर, रेतीली जमीन पर, पथरीली जमीन पर, बंजर जमीन पर। देखिए, बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात है। बरसात के मौसम में जमीन नम रहती है, गर्मी के मौसम में जमीन सूख जाती है, और सूखी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता? सूखी जमीन पर। तो कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता? सूखी जमीन पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बागबानी करते वक्त हमें हमेशा क्यारियां कैसी बनानी चाहिए? थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो देखते हैं जे, यहां पे आपको मिल जाएगा। पौधों के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है, जमीन या मिट्टी, दूसरी चीज पानी, और तीसरी चीज धूप और रोशनी। बागबानी आराइश और ज़ेबाइश का काम है, हमेशा क्यारियां सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त दो बातों का हमेशा ख्याल रखना जरूरी है। पहला यह कि थोड़ा थोड़ा काम रोजाना करना बेहतर होता है। दूसरे यह कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। तो हमेशा क्यारियां कैसी हो? सीधी हो और सलीके से होनी चाहिए, यही है ना। तो बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियां कैसी बनानी चाहिए? सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है 130 का जी। अगला क्वेश्चन है, बागबानी किस तरह का काम है? मेहनत से भरपूर काम, मुश्किल और सख्त काम, आराइश और ज़ेबाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम। बागबानी किस तरह का काम है? यहां पे देखिए, बागबानी आराइशो ज़ेबाइश का काम है लिखा हुआ। तो बागबानी आराइशो ज़ेबाइश का काम है 131 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 132 में, बागबानी करते वक्त रोजाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए। तो मतलब एक काम तो यह है कि थोड़ा थोड़ा काम, और दूसरा काम क्या है? तो आपने पैराग्राफ में यहां देखा होगा, हमेशा क्यारियां सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त दो बातों का हमेशा ख्याल रखना जरूरी है। पहला यह कि थोड़ा थोड़ा काम रोजाना करना बेहतर होता है। दूसरे यह कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। बागबानी करते वक्त रोजाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? तो बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ख्याल की जमा क्या है? ख्यालात, ख्यालातेन, और उसके बाद आपका है साथियों ख्यालातों और ख्यालातीन। ख्याल की जमा 133, तो याद रखिएगा ख्याल की जमा है ख्यालात। क्या है? ख्यालात। ऑप्शन नंबर सी ए वाला आपका राइट हो जाएगा। धूप का मुतजाद क्या होगा? धूप का मुतजाद क्या होगा जी? धूप का मुतजाद क्या होगा? अंधेरा, छांव, साया, और उसके बाद आपका है छाया। धूप का मुतजाद क्या होगा? धूप का मुतजाद 134 नंबर, तो धूप का उल्टा होता है छांव। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जमीन किस मौसम में नम रहती है? ये पैराग्राफ में अभी आपने पढ़ा था, बाहर के मौसम में, बरसात के मौसम में, उसमें लिखा हुआ है कि बरसात के मौसम में नम रहती है, ऑप्शन नंबर बी। ये टोटल जो 15 क्वेश्चन हमने आपको कराया साथियों, ये आपके पैराग्राफ से थे। इस 15 में आपके 15 आने चाहिए, ठीक है। अब अगला जो है 15 होगा वो आपका पेडागोजी का होगा, और पेडागोजी में आप कितना सही करते हैं ये डिपेंड करता है आपके साथियों कितना आपने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए 136 में, दर्जे झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? मेरे दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे देखिए क्या चीज कहा जा रहा है? जबान के इक्तिसाब। जबान का इक्तिसाब का मतलब यह हुआ कि मंदरजा झैल में कौन भाषा के अर्जन में सबसे अहम रोल अदा करता है?
भाषा का अर्जन का मतलब यह हुआ कि जिसमें हम मातृभाषा को सीखते हैं, और मातृभाषा का मतलब यह हुआ कि यह अमल जो होगा क्या होगा, स्वाभाविक होगा। क्या होगा? स्वाभाविक होगा और फितरी होगा। नहीं तो दर्जे झैल में कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? उस्ताद, ये आमोजिश में होता है, घर आमोजिश में होता है, मीडिया जे समझिएगा, मीडिया आमोजिश में है, एक स्कूल आमोजिश में, लेकिन घर जो है ये इक्तिसाब में सबसे अहम रोल अदा करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। नहीं, एक होता है आमोजिश जिसके लिए मेहनत करनी होती है, एक होता है इक्तिसाब जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन 137 में, कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीका कार की बुनियाद है। यानी उसूल को याद करना ये कौन से तरीका में पाया जाता है? साख्तियाती तरीका, रास्त तरीका, कवायद का वजाहती तरीका, फितरी तरीका। चलिए बताइए 137 का। देखिए यहां पर आपको यह समझना चाहिए, फितरी तरीका होता है स्वाभाविक, फितरी तरीका होता है जो नेचुरल वे होता है, इसमें कवायद के तरीका को याद नहीं किया जाएगा, रटा नहीं जाएगा, ये तो आपका कट गया। रास्त तरीका का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसके अंदर साथियों आपको कोई जबान डायरेक्ट सिखाई जाती है, इसमें भी याद नहीं किया जाएगा। साख्तियाती तरीका का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनावट के पहलू पर गौर करना, यह भी नहीं। कवायद के उसूलों को याद करना यह कहलाता है कवायद का वजाहती तरीका, कवायद का वजाहती तरीका। जे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 139 में है, जबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। आमोजिश का मतलब क्या होता है? तो अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है। और जबान की आमोजिश में किसकी अहमियत नहीं होती है? तरतीब की, खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की और तर्जमा की। चलिए बताइए 138 का। देखिए अगर आपको आमोजिश कराया जाए, मतलब यह है कि आपको सिखाया जाए, अगर उसमें तरतीब ना हो कि पहले आपको क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है, उसके बाद, तो बगैर तरतीब के आप चीजों को सीख नहीं सकते। इसलिए आमोजिश में भाई तरतीब की अहमियत है। आप सीख रहे हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वही खुद एतमादी नहीं है, तो आप सीख नहीं पाइएगा। तो सबसे पहला जरूरी चीज तो है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप कर सकते हो, तो यह भी बिल्कुल जरूरी है। आमोजिशी रवैये जो आपको सिखाया जा रहा है वो भी होना जरूरी है, लेकिन तर्जमा की कोई अहमियत नहीं है जे आमोजिश में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? मतलब हमको बच्चे को लिखने के बारे में बताना है, तो एज अ टीचर हम क्या करेंगे? बच्चों से उस जबान के हुरूफे तहज्जी लिखने के लिए सबसे पहले यह समझिए, लिखने का अर्थ होता है कि सही जगह सही लफ्जों का इस्तेमाल करना। तो हम बच्चों से हुरूफे तहज्जी लिखने का मतलब होता है अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने तजर्बात को लिखना, अपने तजर्बात को लिखना, न कि किताबों से नकल करना, ये लिखने में नहीं आता है। तो बच्चों से हुरूफे तहज्जी लिखने के लिए बोलेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। बच्चों को ख्यालात कलम बंद करने का मौका फराहम करेंगे, बिल्कुल सही है। चूंकि साथियों जब ख्यालात यानी जो वो सोच रहा है, जो उन्होंने तजर्बा किया है, इसके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाएगी, इसके अंदर रचनात्मकता पाई जाएगी, इसके अंदर वो खुद से करेगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों के 140 में है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिशी मवाद, यानी जिसको बोला जाता है TLM। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है? देखिए जैसे एक उस्ताद है, ये भी आपके हेल्प कर रहे हैं सीखने में, किताब है, डिजिटल बोर्ड है, आपका मोबाइल है, कुर्सी है, पेन है, ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी हर वो चीज जिसके जरिया आपकी पढ़ाई आसान होती है, जिसके जरिया आप साथियों पढ़ा सीखने का काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और ये जो है साथियों, ये क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब हमको ये पूछा गया कि TLM का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो इसमें सबसे अहम पॉइंट्स क्या होगा? उसे करीबी बाजार में दस्तयाब होना चाहिए, यानी जो TLM आप कर रहे हैं चुनाव
वो करीबी बाजार में हो, उसे बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ तलबा का तैयार कर देना। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हो, केवल हो, निगेटिव वर्ड होता है, ये कभी भी सही नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। देखिए जब भी साथियों संदर्भ आता है, सियाक आता है, वो ऑप्शन राइट होता है। टीएलएम अगर सियाक के मुताबिक इस्तेमाल करने वाला ना हो और कितनों भी सस्ता हो तो उसको बच्चा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141 में है, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है। सौतियों का मतलब यह हुआ कि बाज अल्फाज को अदा करने में उसको परेशानी हो रही है, बाज अल्फाज को अदा करने में उसको परेशानी हो रही है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअत्तिर हिकमत अमली क्या होगी, मतलब अगर उसको हमको दूर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से खास सौतिया की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना, मतलब इंसानी शक्ल का एक मुंह और उसमें फिर उसको हम कैसे अदा करेंगे इस बात को पेश करना। उसे हम काफिया लफ्जों और पूरे लफ्ज में सौतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जैसे बर्तन एक लफ्ज आया तो उसी तरह गर्दन लफ्ज नहीं देना है हमको, ये बात का जरा जी नहीं, बल्कि इससे तो गलत होगा। मतन को बाआवाज बुलंद पढ़ना और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करना। अब देखते हैं जब आपका कोई लफ्ज साथियों गलत होता है, जब कुछ गलती होती है तो हम क्या करते हैं, उसको आवाज से बार बार पढ़ते हैं, तो बुलंदी से पढ़ने से वो गलती सुधार हो जाती है। नहीं तो हमारी यहां सौतियों की अदायगी है ना, प्रोनाउंसिएशन में गलत है, तो ये आवाज बुलंद पढ़ने से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 142 में है, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है। बहुत आसान है, पहले उसूलों को बतलाया जाता है, फिर इसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें, यानी पहले उसूल फिर मिसाल दी जाती है। इस्तिक़राई तरीका, इस्तिखराजी तरीका। इस्तिक़राई तरीका को बोला जाता है आगमन विधि, क्या बोलते हैं, आगमन विधि, और इस्तिखराजी तरीका को बोलते हैं निगमन विधि। याद रखिएगा साथियों, पहले उसूल जो है ये होता है इस्तिखराजी तरीका में। इस्तिखराजी तरीका कदीम तरीका है और ये एक अमनोवैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि यहां पहले उसूल की बात हो रही है, किस तरीके में पहले कवायद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, फिर मिसाल बताई जाती है। अगला क्वेश्चन 143 में है कि आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है। मतलब अधिगम करता जो है वो भाषा का अर्जन, इक्तिसाब मीन्स अर्जन, यानी वो भाषा का अर्जन कैसे करता है। तो अर्जन साथियों कौन से भाषा का करेगा, तो अर्जन करेगा मातृभाषा का। नहीं, और मातृभाषा कैसे सीखा जाता है, तो ये एक जो है स्वाभाविक अमल है। फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर, तामुल का मतलब होता है इंटरेक्शन करना, अंतःक्रिया करना, एक दूसरे से बातचीत, ये तामुली अमल होता है। जबान की साख्त का तज्जिया करके जबान के अदब का मुताला। साथियों इक्तिसाब में अदब कहां से आएगा भाई, ये तो आमोजिश में आएगा। जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला ये तो आमोजिश में आएगा। साख्त का तज्जिया, तज्जिया का मतलब होता है जी विश्लेषण, ये भी साथियों किस में आएगा, ये तो अधिगम में आएगा, आमोजिश में आएगा। यहां पे पूछा जा रहा है इक्तिसाब, तो इक्तिसाब किसमें होगा, फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर। तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 144 में, दर्जे झैल में से कौन लतीफ हुर की महारत को फरोग देने की मिसाल है। लतीफ हुर का मतलब यह होता है फाइन मोटर स्किल। जो छोटे छोटे क्रियाकलाप बच्चे शुरुआती दिनों में करते हैं वो फाइन मोटर स्किल कहलाते हैं। चढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना और पढ़ना। देखिए भाई, चढ़ना, उछलना, कूदना ये सब ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। किसमें आता है, ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना ये चूंकि उंगलियों से होगा तो उंगलियों को चटखाना, उंगलियों से लिखना, ये सब जो है छोटे छोटे क्रियाकलाप हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल, यानी लतीफ हुर की महारत। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 145 नंबर में है,
उस्ताद के जरिया पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फरोग देता है? कसीर लिसानियात का मतलब यह होता है बहुभाषिकता। क्या होता है? बहुभाषिकता। क्या होता है? बहुभाषिकता। मतलब उस्ताद ने कौन सा सवाल पूछा जिससे बहुभाषिकता दिखेगा। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? मतलब यह हुआ कि एक गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक, तो इसमें कोई बोलेगा 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, यही ना सवाल आएगा। सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें, या क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? तो ये तो यस नो में आंसर दीजिएगा। क्या तुम खत लिख चुके हो? यस नो में आंसर दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें, तो एक क्लास में अगर 4 जबानों को जानने वाले बच्चे हैं तो सब्जियों का नाम 4 जबानों में लिखा जाएगा। तो जहां पर 4 जबानें आ गई, यही क्वेश्चन बहुभाषिकता कहलाएगा। तो उस्ताद के जरिया पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फरोग देता है? तो सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है भाई साहब एक बार लाइक कर दें, और जिन लोगों ने लाइक कर दिया है वो एक बार यस यस लिख दीजिए कि जी मैंने लाइक कर दिया है। जी एक बार आप लोग लाइक कर दे सभी लोग, जी थम्स अप दिखा दें जिन लोगों ने लाइक कर दिया है। जी बहुत ही शानदार। चलिए ओके ओके, चले आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ना चाहिए क्योंकि, मतलब जो शुरुआती दौर है, शुरुआती क्लास है, उसमें हमको कविता को पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए भाई? आमोजगारों को हदफ़े ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है। हदफ़े ज़बान किस ज़बान को बोलते हैं? तो हदफ़े ज़बान उस ज़बान को बोला जाता है जो आप सीखना चाहते हैं, जिसको बोला जाता है दूसरी ज़बान भी बोला जाता है, और इसी को साथियों बोलते हैं मानक भाषा। मानक भाषा। मान लीजिए कि आप इंग्लिश के क्लासरूम में हैं, तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो आपका हो गया हदफ़े ज़बान। अब समझिएगा, इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि नज़्म पढ़ाने से क्या होगा? तो आमोजगारों को हदफ़े ज़बान बोलने का मौका फराहम करेगा। नज़्म आमोजगारों को नज़्म ज़ब्त में रखती है? जी नहीं, नज़्म से नज़्म ज़ब्त का कोई ताल्लुक नहीं है। आमोजगारों को हदफ़े ज़बान के कवायद की आमोदिश में मुआविन होगी। ऐसे भी नज़्म के अंदर कवायद का साथियों जी नियम को फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये वाला तो गलत होगा। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोजगारों की मदद करती है? जी नहीं। अब आप देखिए साथियों जी, इसमें देखिएगा कि आमोजगारों को हदफ़े ज़बान बोलने का नज़्म जो है क्या करेगा? मौका फराहम करेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। किसकी सरगर्मी को? कि सुनने की सरगर्मी को। उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खौज की सरगर्मियों या कामों का मंसूबा बनाया, जैसे जिसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती है। मतलब यह हुआ कि बच्चे के सरगर्मी, सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का उस्ताद ने फैसला किया। उसके लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए कि इसको आप खोजिए और इस पर बहस व मुबाहसा कीजिए। तो इस तरह की तैयारियां क्या होगी? सुनने से पहले की सरगर्मी, सुनने के दरमियान की सरगर्मी, सुनने के बाद की सरगर्मी, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा। जी देखिए, ध्यान दीजिए क्या आपको कहा जा रहा है। पहले आप ये समझिए, पहले क्वेश्चन को आप समझ लें, उसके बाद एक उस्ताद ने यह फैसला किया कि आज हमको क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को क्या करना है? अंजाम देना है कि बच्चे सुन पाते हैं अच्छे से या नहीं। और इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खौज की सरगर्मियों, कामों का मंसूबा बनाया। मतलब बच्चों से बहस किया कि अगर हम सुनने की सरगर्मी को करेंगे तो कैसे किया जाए। तो अब ये जो मंसूबा बंदी होता है साथियों, ये किसी भी काम को करने से पहले का अमल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कल कह दिया जाए कि कल आपको जाना है जी फला जगह, तो उसका आप मंसूबा बना रहे हैं, तो उस काम को करने से पहले ना मंसूबा बंदी होता है। तो ये जो सुनने से पहले जो हुआ मंसूबा बंदी, ये हो जाएगा सुनने से पहले की सरगर्मी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 148 नंबर में दर्जे झैल में से कौन जबान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है?
यानी जो फोटो होता है और पोस्टर होता है उसके हवाले से कौन सही नहीं है। ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है। मतलब ये हुआ कि ये फोटो जो है ना, बच्चों को फोटो देखने का ये करता है। अच्छा, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। जाहिर सी बात है साथियों कि जब आप तस्वीर को देखते हैं कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं कि ये गांधी जी की तस्वीर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीर है, ये क्यों अहम है, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है। फोटो को जब देखते हैं तो हम अपने कुछ ना कुछ जज्बात, अपने कुछ ना कुछ ख्यालात को रखते हैं, अपने थॉट को रखते हैं, तो इससे हम ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत यानी रचनात्मकता को हम बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल ये बात भी सही है। ये बच्चों को सुनने की महारत को फरोग देने का मौका फराहम करती है। तस्वीर से सुनने का कोई ताल्लुक नहीं है, तस्वीर से सुनने का कोई ताल्लुक नहीं है। तस्वीर से हम देखते हैं और तस्वीर को देखकर हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, उससे सुनने का मौका हमको नहीं मिलता है। तो इसीलिए डी वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और गलत को ही हमको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 149 नंबर में, यहां तक के इब्तिदाई खानदगी की सतह पर डॉट डॉट का शुमार लिखने में होता है। इब्तिदाई खानदगी का मतलब यह हुआ कि शुरुआती दिनों में पढ़ने का जो ये उस पर हुरूफ बनाने, लफ्जों को लिखने, जुमले बनाने और ड्राइंग। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे जो है दीवार में ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या हो गया, उसका ड्राइंग हो गया। इब्तदाई दर्जात में ये भी बच्चा अपने लिए कुछ ना कुछ इसको माना बनाता है, माना खेज बनाता है, तो ये भी साथियों इसका शुमार किसमें होगा, तो इसका शुमार पढ़ने में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन आमोजगारों की जबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। आमोजगारों की जबान की जांच मतलब अधिगमकर्ता की भाषा का अगर मूल्यांकन करना है तो उसमें सबसे अहम कौन होगा। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तामुल। देखिए अगर मान लीजिए कि हमको आपके भाषा की जांच करनी है, तो भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का मतलब होता है कि दो प्राणी यानी दो इंसान कि जो बीच के जरिया होता है, माध्यम होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो तरसील होता है, जो संप्रेषण होता है, जो बीच का माध्यम जरिया, वही कहलाता है भाषा। तो अगर हमको जबान की यानी भाषा की जांच करनी है तो पोर्टफोलियो से जांच नहीं होगा। पोर्टफोलियो से आपके हाजिरी गैर हाजिरी, आपने कितना क्रियाकलाप किया, इसकी जांच होगी, लेकिन पोर्टफोलियो से भाषा की जांच नहीं होगी। भाषा की जांच होगी बोलकर, भाषा की जांच होगी साथियों सुनकर। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा तामुल यानी इंटरेक्शन, है ना। तो आमोजगारों की जबान की जांच के बारे में सबसे अहम क्या होगा कि तामुल से उसकी जांच होगी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह टोटल हमने आपको 30 सवालात कराए। कैसा रहा आज का ये सेशन, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया ये भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए